आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। अमेठी हत्याकांड को लेकर ये बड़ी खबर है, जिसमें एक बड़ा खुलासा हो गया है। छेड़खानी की वजह से हत्या की आशंका सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी, मृतक की पत्नी ने दर्ज कराया था इस पूरे मामले में केस। चंदन वर्मा पर छेड़खानी की एफआईआर थी। करीब 2 हफ्ते पहले दर्ज हुई थी एफआईआर। तो आपको बता दें, आज देर शाम की ये वारदात है। अमेठी में एक घर में घुसकर एक शख्स की, उसकी पत्नी की, 2 बच्चों की हत्या कर दी गई और इस मामले का खुलासा कर दिया है पुलिस ने। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने छेड़खानी का एक केस दर्ज कराया था। 2 हफ्ते पहले चंदन वर्मा नाम के शख्स पर छेड़खानी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और इसी मामले में इस पूरे के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया है। अमेठी में ये वारदात हुई, आज देर शाम ये वारदात हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके में पुलिस फोर्स के साथ साथ आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें ये बात सामने आ रही है कि छेड़खानी की वजह से, यानी कि छेड़खानी का विरोध करने और छेड़खानी के मामले में केस दर्ज कराने की वजह से इस पूरे परिवार को खत्म किया गया है। प्रथम दृष्टया जांच में ये बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर, ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। ऋषभ, एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है, क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से बताएं। देखिए, सुनील कुमार, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या हुई है। सुनील कुमार मूल रूप से पड़ोसी जिले रायबरेली के रहने वाले थे और जहां पर वो पढ़ा रहे थे, अमेठी जिले का जो शिमूरतगंज है, रायबरेली बॉर्डर से ही लगा हुआ इलाका है। जो बात अभी तक सामने आई है, जो शुरुआती जांच है, उसकी तरफ से कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जो सुनील की पत्नी है मृतका, उन्होंने करीब 2 हफ्ते पहले रायबरेली में एक छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखवाया था किसी चंदन वर्मा पे और उस वक्त चंदन वर्मा ने धमकी दी थी कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तो अभी पुख्ता तौर पे तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शुरुआती जांच में इस तरफ इशारा हो रहा है। लिहाजा पुलिस उस FIR को निकलवा रही है, कौन है चंदन वर्मा, कहाँ का रहने वाला है, उसका नंबर, एड्रेस, तमाम चीजें। तो पूछताछ जरूर होगी उस चंदन वर्मा से, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ और कोई भी क्लू नहीं लगा है। लूटपाट, डकैती जैसी संभावनाओं से पुलिस ने इनकार कर दिया है। घर का सारा सामान मौजूद है, मोबाइल से लेकर के जितने हाउस होल्ड थिंग्स होती हैं वो सब वहां पर मौजूद है। कोई फोर्सफुल एंट्री के सबूत नहीं मिले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती घर में दाखिल हुआ हो। चंदन वर्मा है कौन? मृतक की पत्नी या मृतक परिवार चंदन वर्मा को कैसे जानता था और क्यों पुलिस को इसी पर शक है, सिर्फ इस FIR की वजह से? जी, शुरुआती जांच में जो सामने आ रहा है, क्योंकि इसको फिलहाल शुरुआत में इसको ब्लाइंड माना जा रहा है, लिहाजा कहीं जहां से उनको शुरुआत करनी है अपनी इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि एक जघन्य हत्याकांड है और जैसा प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि कोई पारिवारिक रंजिश हो सकती है, क्योंकि लूटपाट नहीं हुई है, डकैती नहीं हुई है। तो जब पारिवारिक रंजिश के एंगल से पुलिस ने जांच शुरू की है, तो मृतका के भाई ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है कि करीब 2 हफ्ते पहले मृतका की ओर से ये एक FIR दर्ज कराई गई थी रायबरेली में किसी चंदन वर्मा के खिलाफ, जो छेड़छाड़ और SC/ST की धाराओं में थी। तो उसने परिवार को खत्म करने की, मार डालने की धमकी दी थी। हालांकि सिर्फ इसको ही हत्या की वजह नहीं माना जा सकता है। लेकिन ऋषभ, तो पुलिस और भी एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही होगी। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, छेड़खानी की वजह से आशंका जताई जा रही है कि छेड़खानी का विरोध करने पर, छेड़खानी के मामले में केस दर्ज कराने की वजह से जो आरोपी है छेड़खानी का, उसकी ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। अमेठी में सुनील नाम के एक टीचर, उनकी पत्नी, 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। पत्नी ने 2 हफ्ते पहले एक शख्स पर केस दर्ज कराया था छेड़खानी के मामले में और ये आशंका है कि चंदन वर्मा नाम का ये शख्स ही आज की वारदात का मुख्य आरोपी है। हालांकि पुलिस अभी दूसरे एंगल से भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन चंदन वर्मा ने देख लेने की, जान से मारने की धमकी दी थी। इस वजह से सबसे ज्यादा शक, पहला शक चंदन वर्मा नाम के इस शख्स पर ही है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी ने गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए गरबे में आने वालों को गौमूत्र से आचमन करने की वकालत की है। हालांकि इस पर अब यूपी में भी सियासत तेज हो गई है। एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने इसे लेकर मुस्लिम युवाओं को गरबा में लव जिहाद वाला अपना दिव्य ज्ञान ही समझा दिया है। एसटी हसन ने मुस्लिम युवाओं से अपील की है कि वो हिंदू पंडालों से दूर रहें, गरबा पंडालों में न जाएं, नहीं तो लव जिहाद के केस में उन्हें फंसाया जाएगा और अपनी जिंदगी वो बर्बाद कर बैठेंगे और ऐसे में हिंदू लड़कियों को अपनी बहन ही समझें।
दरअसल इंदौर में बीजेपी ने एक फरमान जारी किया जिसमें गैर हिंदुओं की गरबा पंडालों में एंट्री पर रोक रहेगी। वहीं संत समाज ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हिंदू लड़कियों को अपनी बहनों की तरह समझे। नवरात्रि के मौके पर गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों में मुस्लिम युवाओं की एंट्री को लेकर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने देश के माहौल को संवेदनशील बताते हुए मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़कियों को बहन की तरह देखने की हिदायत दी है। एसटी हसन का कहना है कि गरबे के हिंदू पंडालों में मुस्लिम युवा जाकर अपनी बेइज्जती क्यों करवाते हैं। अब हर तरह से मुस्लिम युवाओं को फंसाने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम युवा लव जिहाद से बचकर रहें, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। हिंदुइज्म के अलग उसूल है, तो क्यों बिना वजह जाके अपनी बेइज्जती कराते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब हर तरह से मुस्लिम यूथ को फंसाने की कोशिश हो रही है। लव जिहाद एक इतनी बड़ी सजा हो गई है आज के दौर में। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, तो वो लव जिहाद में फंस जाता है और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेताओं ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने के लिए गौमूत्र से आचमन कराने के बाद ही गरबा पंडालों में आने की इजाजत दी थी। साथ ही आधार कार्ड की भी जांच के बाद ही पंडाल में प्रवेश देने की वकालत की थी। अब बीजेपी नेता के इस बयान पर पूर्व सांसद और सपा नेता एसटी हसन ने मुस्लिम नौजवानों को हिंदू लड़कियों को बहन की तरह समझने की नसीहत दे डाली। बच्चों से, मुसलमान बच्चों से, कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहनों की तरह समझे। किसी लव या किसी इश्क वगैरह चक्कर में ना पड़े, वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी। संत समाज ने भी गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों की पवित्रता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में गैर हिंदुओं की एंट्री पूरी तरह बैन होनी चाहिए। अर्धनग्न अवस्था में लड़कियां गरबा में जाएं, यह सनातन धर्माचार्यों को स्वीकार्य नहीं है। हमारी बेटियां हैं, चरित्र और आचरण की पवित्रता बना करके रखें और गरबा में गैर हिंदू का प्रवेश कतई नहीं होना चाहिए। अपील भी करता हूं कि नवरात्रि के पर्व को पवित्रता के साथ मनाइए, कामुकता के साथ नहीं। गरबा के अंदर आप अश्लीलता मत घोलिए। एसटी हसन ने इशारों में बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवा एंटरटेनमेंट के लिए पूजा पंडालों में चले ही जाते हैं, लेकिन उन्हें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। लव जिहाद के चक्कर में पड़कर मुस्लिम युवा जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इस्लाम और हिंदुइज्म के फंडामेंटल अलग अलग हैं। वहीं गरबा के आयोजनों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर अब कई राज्यों में सियासत तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर हरियाणा के रण में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की लगातार एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी जारी है। सीएम योगी ने अब बड़ा हमला बोल दिया है। नशे के कारोबारियों को आज के महिषासुर और चंडमुंड तक करार दे दिया है। दरअसल 2 दिन बाद ही हरियाणा में चुनाव होने हैं और ऐसे में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में 5,000 करोड़ की ड्रग्स सीज की गई, जिसके मुख्य आरोपी का कांग्रेस कनेक्शन सामने आया है। बीजेपी ने पूछा है कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान कैसे आ गया। ड्रग के खेप के साथ पकड़े गए आरोपी तुषार गोयल के कांग्रेस के साथ आखिर रिश्ते हैं क्या। वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि चुनावी माइलेज लेने के लिए बीजेपी ये चाल चल रही है। वैसे भी आरोपी को 2 साल पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया है। आरोपी तुषार गोयल अब कांग्रेस का नेता नहीं है। इसे पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हरियाणा के कैथल और जिंद में सीएम योगी ने चुनावी हुंकार भरते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, जब जब अत्याचार बढ़ेगा हरि आएंगे। हरियाणा का मतलब हरि का बार बार आना। देश को नशे में कांग्रेस झोंकना चाहती है। कांग्रेस को सनातन से नफरत है। समाज को बांटना कांग्रेस की पुरानी नीति है। नशे के कारोबारी आज के चंड मुंड और महिषासुर है। और चंड और मुंड के लिए
जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त है। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। दरअसल दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का बड़ा खुलासा हुआ। सिंडिकेट के साथ पकड़ा गया मुख्य आरोपी तुषार गोयल यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। राहुल गांधी ने उसकी नियुक्ति की थी। बीजेपी का आरोप है कि आरोपी तुषार गोयल के हुड्डा परिवार से भी अच्छे संबंध हैं। बीजेपी ने पूछा है कि मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान मिल रहा है, इस पर कांग्रेस अब क्या कहेगी? कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि अफवाह सब हरियाणा विधानसभा चुनाव की वजह से फैलाई जा रही है, जबकि तुषार गोयल को 2022 में ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। जो लड़का पकड़ा गया वो किसी जमाने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है, उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम कहीं बलात्कार इसके लोग करते हैं, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करती है। करप्शन के बारे में तो बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए नहीं है कि जितने भी करप्ट लोग हैं वो सब तो मोदी जी के साथ भाजपा के सदस्य बन गए हैं। झारखंड में भी आप मधु कोड़ा का नाम सुने होंगे, मधु कोड़ा भी बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं, ठीक है, जिसके ऊपर तमाम एलिगेशंस और हजारों हजार करोड़ रुपए की उनकी जांच चली, सारी चीजें आई। दिल्ली में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप के मास्टरमाइंड का कांग्रेस से कनेक्शन निकलने पर सियासत जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता कांग्रेस से इसका जवाब मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के नेता गलत जानकारी देकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर सियासत जारी है। राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान गोहाना की जलेबी के स्वाद का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी सरकार अगर आती है तो इस जलेबी का स्वाद देश विदेश तक जाएगा और वो चाहेंगे कि फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग जलेबी बनाएं। बीजेपी नेताओं ने अब तंज किया और पूछा कि क्या राहुल नहीं जानते कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती? क्या राहुल गांधी ठंडी जलेबी भेजना चाहते हैं, जबकि जलेबी तो गर्म ही अच्छी लगती है? वहीं सोशल मीडिया पर कांग्रेस समर्थकों ने वीडियो जारी करके बताया है कि पहले से कई बड़ी कंपनियां जलेबी जैसे आइटम भी बेच रही हैं। तो देखिए क्या है जलेबी वाली रिपोर्ट। जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तमाम सियासी दलों ने जहां जोरदार प्रचार किया, वहीं बार पलटवार भी देखने को मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब जलेबी पर सियासत जारी है कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी जब सोनीपत के गोहाना में प्रचार के लिए पहुंचे थे, वहां जलेबियों के स्वाद ने उन्हें अपना दीवाना बना दिया। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका के लिए भी इसे पैक करवा लिया था। मैंने कहा प्रियंका कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है, मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूँ। उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि ये जलेबी देश विदेश तक पहुंचे और फैक्ट्री में लोग ज्यादा से ज्यादा जलेबी बनाएं।
कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। राहुल गांधी के फैक्ट्री में जलेबी बनाने वाले बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि आलू से सोना निकालने वाले बयान की तरह राहुल गांधी ये नहीं जानते कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती और अगर देश विदेश में भेजी जाएगी तो क्या लोग ठंडी जलेबी खाएंगे? सुनो, जेडी जलेबी है वो फैक्ट्री च नहीं बनती राहुल जी। जलेबी आ जेडी वो हलवाई दे ते कड़ाही चढ़दी आ, ओदे विच जलेबी। ये केड़ी जलेबी है जिथे फैक्ट्री बनती है? वो कहंदे जी मैं ये जलेबी अमेरिका च भेजनी आ, मैं कनेडा च भेजनी आ। वो सारे कुछ ही जानदा है पर फैक्ट्री नहीं हुंदी। आलू की फैक्ट्री के बाद अब राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से आलू की फैक्ट्री से आलू डालने पर सोना निकलता है, वैसे अब जलेबी फैक्ट्री में बनती है। ये अद्भुत ज्ञान राहुल गांधी ने दिया है। वैसे राहुल गांधी के अद्भुत ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के जलेबी वाले बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों में वार पलटवार जारी है। कांग्रेस समर्थकों ने सोशल मीडिया पर मार्केट का एक वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि देख लीजिए, पहले से ही जलेबी देश विदेश में भेजी जाती है। कई बड़ी कंपनियां ये काम कर रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी के बयान में क्या दिक्कत है? कुल मिलाकर हरियाणा की सियासत में सियासी जलेबी की मिठास किसके लिए मुफीद रहेगी, ये चुनाव परिणाम से पता चल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और हाथरस कांड पर सियासत भी लगातार जारी है। सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने 11 सेवादारों को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था, लेकिन 3200 पेज की चार्जशीट में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम कहीं है ही नहीं। इस पूरे मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब सवाल उठाया है और पुलिस की चार्जशीट में सूरजपाल और भोले बाबा का नाम नहीं होने पर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। और वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इसमें सवाल पूछे हैं। हाथरस कांड पर क्यों मची है सियासत, इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने 11 सेवादारों को इस पूरे मामले का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था। वहीं हाथरस पुलिस ने इस पूरे मामले में 3200 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, लेकिन इस पूरी चार्जशीट में सूरजपाल और भोले बाबा का कहीं नाम नहीं है। यूपी में अब हाथरस कांड पर सियासत तेज हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पुलिस की चार्जशीट में सूरजपाल और भोले बाबा का नाम नहीं होने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा, हाथरस में 2 जुलाई को हुआ सत्संग भगदड़ कांड। 121 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें महिलाएं, बच्चे शामिल। केस में दाखिल चार्जशीट में भोले बाबा का नाम नहीं, सूरजपाल सिंह और भोले बाबा का नाम नहीं। ऐसे लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस दुखद घटना में सिर्फ एसपी ने मदद की थी। एसपी पहले से बोल रही है कि आखिर इतनी खतरनाक घटना कैसे हुई। बाकी सियासी पार्टी अब इसमें केवल राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हाथरस कांड में इतने लोगों की जानें गई, लेकिन मुख्य आरोपी पर कार्रवाई की हिम्मत सरकार नहीं जुटा सकी। जनता सब देख रही है, वो सब हिसाब करेगी। ये समाजवादी पार्टी तो उस जो दुखद घटना घटी, सभी पीड़ित और दिवंगत परिवारों को अगर आर्थिक सहायता इस देश में कोई राजनीतिक दल दिया
तो समाजवादी पार्टी ने दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी दिवंगत परिवारों को पार्टी के फंड से सबके घरों में जाकर के मदद कराई, घायलों को भी मदद कराई। भाजपा सरकार हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी होती है, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी होती है। आखिर इतने लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग बेचारे जो है वो अंधविश्वास में उनकी जान चली गई, लेकिन सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई कि जो प्रमुख आरोपी सूरजपाल थे उन पर कार्रवाई करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट के हिसाब से जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करती है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के वकील केपी सिंह ने भी मायावती के बयान पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि हाथरस में जो दुखद घटना हुई है उस पर बहन जी अब नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। क्या बहन जी को यूपी पुलिस और जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? कुल मिलाकर हाथरस कांड में दाखिल हुई चार्जशीट में सूरजपाल और भोले बाबा का नाम नहीं होने से सियासी बयानबाजी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।